जय हिंद दोस्तों। उज्जवल परिवार हाजिर भाई आप लोगों के बीच में दोबारा से अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो करंट रहेगा भाई आपका 14-15, क्योंकि एक दिन आपका मिस हो गया है, वो दे नहीं पाए 14 तारीख की क्लास, तो आज आपको इकट्ठी क्लास मिलेगी 14-15 की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज 15 अगस्त है, तो आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे की, और आशा करता हूं कि आप इस इंडिपेंडेंस डे को बनाए रखेंगे और इसी प्रकार से अगली जो पीढ़ी है उसको आप इसको डिलीवर करेंगे। और यहाँ पर आज के दिन कोई ना कोई प्रण जरूर लेंगे, देशभक्ति के रूप में प्रण लेंगे, चाहे कैसे भी। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला ही क्वेश्चन आपका नेथन्ना बीमा योजना चर्चा में है। क्या चर्चा में है आपका? नेथन्ना बीमा योजना चर्चा में। सबसे पहले तो बात आती है कि ये जो बीमा योजना है इसका संबंध किससे है। अगर हम बात करते हैं नेथन्ना बीमा योजना की, तो इसका संबंध है तेलंगाना में। तेलंगाना, अगर हम बात करते हैं तेलंगाना, तो सबसे अंत में राज्य बनने वाला राज्य है आपका यही है। सबसे नया राज्य अगर पूछा जाए आप लोगों से तो कौन सा राज्य आपका? तेलंगाना। या सबसे जवान राज्य की बात करते हैं तो वो भी यही आपका। हाल ही में चंद्रशेखर जो सीएम साहब है, इसके सीएम है, सीएम चंद्रशेखर हैं। चंद्रशेखर साहब ने क्या किया है? सीएम साहब ने अभी हाल ही में इस योजना की घोषणा करी है। और ये योजना किसको किसको बेनिफिट देती है भाई? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये योजना किसको? बुनकरों के लिए भाई आपका। किसके लिए है? बुनकरों के लिए। बुनकरों के लिए ये योजना है आपकी। ठीक है, और ये यहाँ पर दुर्घटना के दौरान जो बुनकर हैं, यानी कि जो कपड़ा बुनते हैं, उन लोगों को क्या करती है? कवर प्रदान करती है, बीमा कवर प्रदान करती है। क्या करती है आपका? बीमा कवर प्रदान करती है। और बीमा कवर की मैं बात करूं तो दुर्घटना पर कितना बीमा कवर प्रदान करती है आपकी ये? तो 5 लाख रुपए तक का, 5 लाख रुपए तक का क्या करती है भाई आपका? बीमा कवर देती है ये आपकी योजना। ठीक है, संबंध पूछे तो तेलंगाना, और वैसे पूछे तो किससे संबंध है? बुनकरों से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। तो बुनकर का मतलब आपका जो बात है वही सीधी सी बात है, जो कपड़ा बुनने वाले हैं उनको कितने लोगों को इस योजना से बेनिफिट होने वाला है? तो फायदा की अगर मैं बात करूं तो फायदा यहां होने वाला है तकरीबन लगभग 80,000 लोगों को। यहां पर 80,000 जो बुनकर है आपके, उनको फायदा होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो तेलंगाना की बात करिए, सबसे नया राज्य की अगर हम बात करते हैं तो तेलंगाना के जो सीएम साहब है आपके कौन? चंद्रशेखर, मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, इनके द्वारा ये शुरू की गई है। 80,000 बुनकर यहाँ पे हो चुके हैं। ये योजना सरकार द्वारा किसके तहत? LIC अगर पूछें तो सीएम साहब जो सरकार प्लस है, सहयोग की अगर बात करें तो किसके सहयोग से? तो LIC के सहयोग से। LIC के सहयोग से यह बीमा आपकी क्या बीमा जो योजना है इसको लॉन्च किया गया है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं। बुनकरों के लिए कई कार्यक्रम यहाँ पे अगर सीधा सा पूछे इसका संबंध किस जो बुनकरों का जो के लिए जो कार्यक्रम किए गए हैं उनके लिए अगर पूछे कि आपका, जैसे ये पूछे आप लोगों का चेनथा मित्र मित्र योजना की भी अगर मैं बात करता हूं तो ये योजना भी आपकी कहां की है? इनपुट सब्सिडी लिंक्ड वेज कंपेंसेशन स्कीम है। ये भी आपका क्या है? इसमें भी इस योजना का संबंध भी आपका यहीं से है, ये भी याद रखेंगे। चेनथा। दूसरा भाई आपका यहां पर है आपका नेथनुक चेयुथा। नेथ जो नकू है, नेथनकू चेयुथा, ये भी योजना है तेलंगाना सरकार की। हथकरघा आपका बुनकर योजना है। इसका संबंध भी किससे भी आपका? बुनकर बचत योजना भी आपकी ये है। इसका संबंध भी देखो, चेनथा मित्र योजना ये भी आपकी तेलंगाना की है। आपका नेथना कुए मुथा ये भी आपकी कहां की है? तो ये इस हथकरघा बुनकर बचत योजना है, ये भी आपकी कहां की है? तेलंगाना की ही है। ठीक है, साथ में हम बात करते हैं पावला वड्डी योजना। तो कौन सा भी आपका? पावला वड्डी योजना पूछे आप लोगों से। इसका संबंध भी अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध भी किससे? बुनकरों से ही है योजना। पावला वड्डी योजना का संबंध भी किससे है? इन्हीं से। शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है। ठीक है, ओके। इसके तहत कितने प्रतिशत दी जाती है भाई? इसके तहत 20, पावला के तहत कितनी? 20% आपका क्या दी जाती है? सब्सिडी दी जाती है। और इसके अंदर भी आपका सब्सिडी प्रदान की जाती है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं तेलंगाना सरकार ने बुनकरों के लिए। किसने भाई? जो तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना सरकार ने किसके लिए? बुनकरों के लिए पुरस्कार, बुनकरों के लिए एक पुरस्कार की घोषणा करी है। पुरस्कार की, तो वो पुरस्कार कौन सा है? तो उसके अंदर हम बात करते हैं तो 2028 में कोंडा लक्ष्मण बापूजी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? सीधा बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। कोंडा लक्ष्मण, ये भाई कोंडा लक्ष्मण बापूजी
आपका पुरस्कार का गठन है। पुरस्कार का जो गठन है ये भी किसके द्वारा किया गया, तेलंगाना सरकार। और किसके लिए किया गया, बुनकरों के लिए किया गया, बुनकरों के लिए किया गया। ये पुरस्कार भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता भाई आपका, तो इसके अंदर है 25,000 रुपए, 25,000 रुपए कोंडा लक्ष्मण बापूजी पुरस्कार के द्वारा, जिनका संबंध बुनकरों से होता है, उसके तहत ये आपके पैसे दिए जाते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका। नेथन्ना बीमा योजना तेलंगाना सरकार, सीएम चंद्रशेखर साहब ने इसको क्या लॉन्च किया है, किसके सहयोग से, तो एलआईसी के सहयोग से। बुनकरों के लिए है, बीमा कवर देती है 5 लाख रुपए, फायदा कितनी, 80,000 बुनकरों को। चेंथा मित्र योजना ये भी इन्हीं से संबंधित है। नेथन कुएमुथा ये भी इन्हीं से संबंधित है। हथकरघा से पावला वड्डी योजना ये भी इन्हीं से संबंधित है। साथ में इन्होंने बुनकरों के लिए पुरस्कार की घोषणा करी। कब, 2018 के अंदर था भाई ये पुरस्कार। कब, 2018 के अंदर एक पुरस्कार की स्थापना करी, कोंडा लक्ष्मण बापूजी पुरस्कार। इसके तहत कितने, 25,000 रुपए दिए जाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए भाई एक बार स्क्रीनशॉट लेने आप लोग। NIPM नेशनल इंटेलेक्चुअल आपका जो प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन चर्चा में है। ये क्या है, इसका संबंध कैसे, इसका जो संबंध है बौद्धिक राष्ट्रीय जागृति से संबंधित है भाई आपका। यानी कि जो प्रशिक्षण देना, बौद्धिक जागृति पैदा करना, उससे इसका संबंधित है। और एक आंकड़ा लिया गया था, इसका संबंध अगर हम बात करें तो किससे, विद्यार्थियों से। इसका क्या भाई, विद्यार्थियों से इसका क्या है संबंध है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता अभियान। आपका राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन आप इसको कह सकते हो या अभियान कह सकते हो। ठीक है, ये आपका अभी वर्तमान में चर्चा में क्यों, क्योंकि इसने 15 अगस्त से पहले भी, इसने 15 अगस्त से अगर मैं बात करूं, देखिए 15 अगस्त 2022 की सीमा से पहले, 15 अगस्त 2022 से पहले ही इसने एक जो आंकड़ा था, इसमें 10 लाख लोगों को, कितने भी आपका 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया। 10 लाख जो लोग हैं, टारगेट था 10 लाख लोगों को क्या किया, प्रशिक्षित किया। कितने लोगों को, 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया। एक्चुअली था कि आजादी के अमृत महोत्सव से पहले हम इसको क्या करें, इसको पहुंचे यहां तक, हम इसको क्या करें भाई, यहां तक किया अगर हम टच करें, और ये कर दिखाया भाई आपका, करके दिखा दिया है। अब ये 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित कब किया है, अगर इसकी बात करूं तो ये आपका 31 जुलाई 2022 को ये आंकड़ा हमने टच कर दिया। इसके अंदर होता क्या है, विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है, लोगों को नए नवाचार का उद्देश्य, इसमें क्या होता है कि नवाचार को बढ़ावा देना है, इसके अंदर कह सकते हो आप उद्देश्य होता है। अगला पॉइंट इसके अंदर आता है बौद्धिक संपदा पर छात्रों शिक्षकों सहित प्रतिभागियों की संख्या अब तक कितनी है, जो 76 प्लस आपके जो शिक्षक है, प्रतिभागियों की जो संख्या की बात करता है, भागियों की संख्या ये आपका 10,05,272 है, 10,05,272। और जो लक्ष्य था वो 10 लाख का था। ये प्रतिभागी आपके क्या है, विद्यार्थी हैं, प्रशिक्षित विद्यार्थी प्लस आपके कौन है, शिक्षक है, दोनों को मिलाकर के ये आंकड़ा आपके बीच में है। ठीक है, और ये कब हमने ले लिया है, इसको 31 जुलाई 2022 को हमने इसको क्या किया है, टच कर लिया है। कितने शिक्षण संस्थानों को, तो 36 आपका 662 शिक्षण संस्थानों को कवर किया है। शिक्षण संस्थानों की अगर हम बात करें, 3662 शिक्षण जो संस्थान है, संस्थानों को क्या किया है, कवर किया है। ये भी याद रखेंगे, कितने शिक्षण संस्थानों में ये बातें हुई हैं, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, बौद्धिक संपदा की बात करें, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा मिशन 2 स्तरों पर, 2 स्तर, कितने स्तरों पर लक्षित आपका, ये 2 स्तरों की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। 2 स्तर यहाँ पर आपके क्या किए गए हैं, 2 स्तरों पर ये लागू है। तो पहला स्तर कौन सा, लेवल ए, लेवल ए है आपका 9 से लेकर के आपका 12th तक है, 9 से 12th तक है। और लेवल जो दूसरा जो सेकंड लेवल है, सेकंड लेवल की अगर हम बात करते हैं तो ये विश्वविद्यालय और कॉलेज के छात्र हैं। इसमें कौन है, विश्वविद्यालय प्लस आपके कॉलेज के जो छात्र हैं, कॉलेज के छात्रों के लिए आपका बौद्धिक जो कह सकते हो आप राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन। ठीक है, इसके अंदर 2 लेवलों के तौर पर यहाँ पर लोगों को क्या प्रशिक्षित किया जाता है, जिसके अंदर आपके 2 लोग कौन कौन से हो गए, एक लेवल पे आपके 9 से लेकर 12 तक जो बंदे हैं, जो स्टूडेंट है वो, और एक आपके विश्वविद्यालय प्लस कॉलेज के छात्र। संख्या कितनी हो चुकी है, 10 लाख से ज्यादा हो चुकी है। कब आंकड़ा टच कर लिया हमने इसको, तो 31 जुलाई को हमने ये आंकड़ा टच कर लिया। ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है। चलिए, उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य की बात करें, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। लास्ट है इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो नवाचार प्लस रचनात्मकता
रचनात्मकता को बढ़ावा देना ये क्या रहेगा, इसका उद्देश्य रहेगा। शानदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगला आपका ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेड फॉर यूथ आपका 2022 रिपोर्ट चर्चा में है। क्या आपका ये हो जाएगा आपका भाई ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेड्स फॉर यूथ 2022 आपका चर्चा में। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है भाई? ये जो रिपोर्ट है आपकी, इसकी संबंध सीधी अगर मैं बात करूं तो बेरोजगारी और रोजगारी से इसका संबंध है। ट्रेड्स यूथ की बात हो रही है यहाँ पे, फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट देता कौन है? तो अगर मैं बात करूं ILO के द्वारा ये रिपोर्ट आपका क्या की जाती है, जारी की जाती है। ध्यान रखेंगे संबंध किससे इसका? रोजगारी रिपोर्ट से, या कह सकते हैं कि रोजगार कितने लोगों के पास है, रोजगार से संबंधित जो रिपोर्ट है वो आपका ये जारी करता है। इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे ये रिपोर्ट आपकी ILO के द्वारा जारी की जाती है। अब ILO क्या आपका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय जो श्रम संगठन ये आपका क्या है, ये इस रिपोर्ट को जारी करता है। अब चर्चा में क्यों है, इसकी जो डाटा है उसको लेकर के ये चर्चा में। तो बात करते हैं यहाँ पर, देखिए इन्होंने क्या बोला कि 15 से 24 वर्ष के बीच में, 15 से 24 वर्ष के आयु के बीच में दुर्लभ बेरोजगारी दुनिया भर में, दुर्लभ बेरोजगारी की बात कर रहा है। दुर्लभ बेरोजगारी भाई, बेरोजगारी दुनिया भर में कितने प्रतिशत है? 15 से 24 वर्ष की बात कर रहा है तो 15.6% तक पहुंच गई है दुनिया भर में बेरोजगारी। क्या इसने क्या दिया? 15 से 24 वर्ष के बीच के जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं, तो कितने प्रतिशत पहुंच गए हैं? यानी कि 15.6% तक ये लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास कोई आय का साधन नहीं है, वो लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है। वयस्कों में बेरोजगारी 3 गुना। वयस्कों की बात करें, वयस्कों की अगर हम बात करते हैं तो जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी आपकी कितनी है? तो 3 गुना बढ़ गई है भाई। वयस्कों में बेरोजगारी कितनी आपकी? 3 गुना है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला जो डाटा इस रिपोर्ट के द्वारा दिया गया है ILO ने, तो ह्यूमन क्रिएटिव रिकवरी फॉर कोविड-19 पेंडेमिक, किस नाम से ये रिपोर्ट जारी करी है? अगर ये पूछ लेगा आपको घुमा फिरा के तो याद रखना ह्यूमन आपका सेंटर्ड रिकवरी फ्रॉम कोविड-19, फ्रॉम कोविड जो 19 की बात कर रहा है यहाँ पर, यानी कि कोविड-19 के बाद, पेंडेमिक के बाद जो रिकवरी हुई है उसकी बात कर रहा है ये। पेंडेमिक रिपोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है कि ग्लोबल कॉल टू एक्शन के भाग के रूप में, ग्लोबल टू कॉल एक्शन के भाग के रूप में इसको क्या किया गया? जारी किया है। ग्लोबल टू कॉल एक्शन के भाग के रूप में इसको जारी किया गया है, याद रखेंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार युवा आबादी जनसंख्या कितने मिलियन, यहाँ पे लिखूंगा भाई कितने मिलियन, देखना यहाँ पे ये डब्बे वाला क्वेश्चन बन जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक। देखिए कितने मिलियन आपके? तो 75 मिलियन से घट करके जो बेरोजगारी है आपकी कितने? 73 मिलियन हो चुकी है, यानी कि घटी है बेरोजगारी। यहाँ पे बात कर रहा है कितनी? 73 हुई है। ये कब की रिपोर्ट दे रहा है आपको? 2021 की, 2021 में। लेकिन 75 से घट करके आपकी ये कितनी हो गई भाई? 75 से घट करके अगर हम बात करते हैं आपकी ये, तो 75 से घटी है, घट करके 73 मिलियन 2021 में भाई, 73 मिलियन 2021 में हो गई आपकी ये। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, ये यहाँ तो जरूर 2 मिलियन कम हुई है, 2 मिलियन कम हुई है, लेकिन अगर हम एज कंपेयर 20 की बात करेंगे तो ये 5 मिलियन अभी भी ज्यादा है। 5 मिलियन जो बेरोजगार लोगों की जो संख्या है ये अभी भी ज्यादा है, ये याद रखेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। घटी है, थोड़ा सा रिकवर हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज्यादा बढ़ गई है आपकी। तो 6 मिलियन कोविड-19 से पहले की अगर हम बात करते तो 6 मिलियन अधिक है ये बेरोजगारी की संख्या भाई, अधिक, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, अफ्रीका में बेरोजगारी कितनी? अफ्रीका में 12.7% बेरोजगारी है। वैश्विक औसत की बात करते हैं तो वैश्विक औसत 14.9% से कम है। तो वैश्विक औसत क्या है बेरोजगारी की? तो 14.9% आपकी वैश्विक औसत है बेरोजगारी की। तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बेरोजगारी को लेकर के डाटा यहाँ पे जारी किया गया था। और भारत ने 18 महीने में, देखिए यहाँ पे एक और आपको डब्बे वाला क्वेश्चन देता हूँ। देखिए कोविड-19 के चलते भारत ने 18 मंथ क्या किए आपके? तो 200 स्कूल बंद किए, 18 महीने स्कूल बंद किए, जिसमें से 240 मिलियन जो स्टूडेंट थे वो स्कूल नहीं गए भाई।
240 मिलियन जो स्कूल के बच्चे, सिर्फ 8% जो ग्रामीण गए हैं, ग्रामीणों ने ऑनलाइन लिया, और 30% आपका शहरी जो बच्चे थे उन्होंने ऑनलाइन शिक्षण लिया था। 92% जो बच्चे थे आपके, 92% जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से दूर हो गए या उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो ये रिपोर्ट आपकी जो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेड्स फॉर यूथ रिपोर्ट 2022 चर्चा में थी, बड़ा शानदार आंकड़ा यहाँ पे पेश किया गया है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ गए। चलिए भाई, श्री अरबिंदो चर्चा में है भाई अभी हाल ही में आपके। तो श्री अरबिंदो है कौन जो कि चर्चा में है? बात करूं आपके, ये दार्शनिक थे, योग गुरु थे, राष्ट्र कवि थे, समाज सुधारक थे, और इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी करी है जो कि एक आम आदमी नहीं कर सकता है। तो अभी चर्चा में अभी हाल ही में अगर मैं बात करूं इनकी, तो इनकी जयंती मनाई जा रही है भाई। इनकी कौन सी जयंती मनाई जा रही है? 150वीं जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है, इसलिए ये वर्तमान में अब चर्चा में। जन्म की बात करते हैं तो जन्म इनका कहां पर भाई? कलकत्ता के अंदर इनका जन्म हुआ है, ठीक है। जन्म की अगर हम बात करते हैं तो जन्म कहां पर हुआ? कलकत्ता में। साथ में मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो मृत्यु कहां पर हुई है? पुदुचेरी के अंदर इनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई है। मैंने बताया आपको ये है कौन भाई? आपके समाज सुधारक हैं, राष्ट्रवादी हैं, साथ में हम बात करें स्वतंत्रता सेनानी हैं, कवि हैं, आपके योग गुरु हैं और दार्शनिक हैं। सारी चीजें इनके अंदर थी। दार्शनिक हैं, ये भी याद रखेंगे। देखो क्या क्या है भाई आपके? ये समाज सुधारक हो गए, राष्ट्रवादी हैं, स्वतंत्रता, ये कवि हैं आपके, कह सकते हो, साथ में योग गुरु भी हैं आपके भैया, और आपके दार्शनिक भी हैं। आपके क्या है? दार्शनिक है। इतनी सारी चीजें आपके श्री अरबिंदो चर्चा में है। 150वीं जयंती मनाई जा रही है, कलकत्ता में जन्म हुआ, मृत्यु की पुदुचेरी की अगर हम बात करते हैं तो जन्म पहले ले लो 15 अगस्त 1872 में, 15 अगस्त 1872 में इनका जन्म हुआ कलकत्ता के अंदर, ध्यान रखना। साथ ही बात करते हैं तो मृत्यु पुदुचेरी के अंदर, इनकी मृत्यु कब हुई है? पुदुचेरी में हुई है। एक इनके नाम पर आपका श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की गई है। आश्रम की स्थापना इनके नाम पर, एक आश्रम की स्थापना की गई। कब की गई? 1926 में एक आश्रम की स्थापना की गई इनके नाम की, श्री अरबिंदो के नाम की। तो वर्तमान में चर्चा में, आज चर्चा में क्योंकि जैसे तुम्हें पता है कि 15 अगस्त 1872 में इनका जन्म हुआ था। राष्ट्रवादी थे, कवि थे, समाज सुधारक थे, आपके योग गुरु थे, साथ में हम बात करते हैं दार्शनिक थे। इन्होंने कई समाचार पत्रों की, हम कह सकते हैं इन्होंने जो आपके वंदे मातरम जैसे समाचार पत्रों का संपादन भी किया। ये भी आपके बीच में यहाँ क्वेश्चन है आपका बन जाता है। चलिए अब चर्चा में क्यों है? तो 12 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में आपकी 75 जेलों के लिए, 12 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में कितनी आजादी के अमृत महोत्सव के चक्कर में 75 जो जेल है आपकी जेलों, 75 जेलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम क्या किए गए? आयोजित किए गए। और आपके जो ये कह सकते हैं जो अरबिंदो हैं, श्री अरबिंदो को क्या फोटो दिखाया गया, और जो जेल में आपके जो कैदी हैं उन्हें अच्छी शिक्षा यहाँ पर आत्मसात करके कैदियों को जीवन बदलने में मदद करेगा। इस प्रकार से यानी कि उनके जीवन को बदलने के लिए ये किया गया है। कैदियों से संबंधित भी कह सकते हो, कैदियों के जीवन को बदलने के लिए भी यहाँ पर ये बात हुई है भाई, ठीक है। ओके, ये जो कार्यक्रम है आपका 23 राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कितने राज्यों में भाई आपका ये? तो 23 राज्यों में, 23 राज्यों में ये कार्यक्रम आपके किए गए। कार्यक्रम कितने राज्यों में? 23 राज्यों में ये कार्यक्रम किए गए। संगठन कौन कौन से शामिल थे? देखो, रामकृष्ण मिशन भाई आपका, रामकृष्ण जो मिशन है ये इसके अंदर शामिल था। दूसरा पतंजलि भी इसके अंदर शामिल था। आर्ट ऑफ लिविंग तीसरे नंबर पे कौन आपका? 1 2 तीसरे नंबर पे आर्ट ऑफ लिविंग जो एक संस्थान है, आर्ट ऑफ लिविंग जो एक है आपका लिविंग भी इसमें शामिल है। ईसा फाउंडेशन चौथे नंबर पे कौन आपका भाई? ईसा फाउंडेशन के द्वारा भी ये कार्यक्रम किया गया। ईसा फाउंडेशन। और पांचवा आपका सत्संग, और पांचवा आपका भाई सत्य संघ जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन के द्वारा कार्यक्रम किया गया। 5 संगठनों ने, रामकृष्ण मिशन सीधी सी बात करें, उसी के साथ आपका पतंजलि है, फिर आपका ईसा फाउंडेशन है, सत्य फाउंडेशन है, और साथ में आर्ट ऑफ लिविंग अभी आपका क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा भी ये कार्यक्रम किया गया। ये भी चर्चा में आपका बना हुआ। बेहतरीन क्वेश्चन है भैया आपका। तो श्री अरबिंदो की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? 150वीं जयंती मनाई जा रही है। 75 जेलों में जाकर के इनकी शिक्षाओं को प्रसारित किया जा रहा है। कैदियों को जीवन बदलने की यहाँ पे बात की जा रही है। 23 राज्यों में कार्यक्रम किया गया है। रामकृष्ण मिशन। जन्म की बात करें तो 15 अगस्त 1872 में, मृत्यु इनकी कब कहां पर हुई है?
तो पुदुचेरी के अंदर इनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। ये शानदार क्वेश्चन है। और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम किया था, कब तक, 1910 तक स्वतंत्रता जो आंदोलन थे, स्वतंत्रता आंदोलनों के महत्वपूर्ण नेता के रूप में भी इन्होंने काम किया है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा। और साथ ही हम बात करते हैं इसकी जयंती के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इसमें 53 सदस्य शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 दिसंबर 2021 को बैठक की अध्यक्षता की थी। कब, 24 दिसंबर 21 में 2021 में इनके लिए जो समिति थी उस बैठक की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। तो श्री अरविंद आपके चर्चा में। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उदार शक्ति, जो आपकी चर्चा में है। ये उदार शक्ति क्या है भाई, अगला क्या आपका, ये उदार शक्ति आपका चर्चा में है। तो ये उदार शक्ति है क्या, इसके ऊपर बात करेंगे एक बार। बहुत बेहतरीन आपका जो क्वेश्चन है ये यहां से बनकर के आएगा भाई, आपका उदार शक्ति। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए उदार शक्ति है क्या। अगर हम उदार शक्ति की बात करते हैं तो ये आपका एक युद्ध अभ्यास है। क्या भाई, आपका युद्ध अभ्यास है। याद रखना भाई, अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि युद्ध अभ्यास ये होते क्यों भाई। युद्ध अभ्यास की बात करते हैं तो देखिए, आप एक तो क्लास को छोड़ के नहीं जाएंगे, बीच में क्लास को स्किप नहीं करेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आज आपका 15 अगस्त के ऊपर करा के जाऊंगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा भाई, याद रखना। युद्ध अभ्यास क्यों किया जाता है, एक तो ये कि मित्र राष्ट्रों में किया जाता है, मित्र राष्ट्रों में किया जाता है। उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो मित्र देशों में। दूसरी बात करते हैं क्या, जो सेनाओं की आपस के अंदर जो समझ है, आपस में समझ या टेक्नोलॉजी को साझा करने के लिए, आपके युद्ध अभ्यास या आपकी जो एक्सरसाइज की जाती है, सैन्य एक्सरसाइज। अब ये युद्ध अभ्यास, ये जो आपका उदार शक्ति युद्ध अभ्यास है, ये किस किस के बीच में हो रहा है, तो याद रखना भारत वर्सेज आपका मलेशिया भाई, भारत वर्सेज मलेशिया के बीच में, मलेशिया के मध्य ही आपका हो रहा है। इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, याद रखना भाई। ये आपकी क्या है, इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। किस किस के बीच में हो रही है, भारत वर्सेज आपका मलेशिया, क्या कह सकते हैं इंडियन एयरफोर्स। और वैसे भारत के क्या कौन सा IAF इंडियन एयरफोर्स और रॉयल मलेशियाई वायुसेना प्लस आपका रॉयल मलेशियाई वायुसेना इसके साथ क्या कर रही है, इसमें हिस्सा ले रही है। कितने दिवसीय आपका, 4 दिवसीय अभ्यास है, 4 दिवसीय अभ्यास है भाई, याद रखें। द्विपक्षीय यानी कि 2 ही पक्ष हैं, द्विपक्षीय आपका युद्ध अभ्यास है। कितने पक्षीय आपका, द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है, यानी कि 2 पक्ष इसके अंदर भारत और मलेशिया की, जो इंडियन एयरफोर्स और आपके मलेशिया जो सेना है इसके अंदर क्या ले रही है, भाग ले रही है। उदार शक्ति में भारतीय वायुसेना के कौन से हिस्से ले रहे हैं, देखिए इंडियन एयरफोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर Su-3MKI और कौन सा भाई आपका, तो C-17 विमानों के साथ अभ्यास हो रहा है। C-17 जो विमान है, इन विमानों के साथ क्या अभ्यास किया जा रहा है, इंडियन एयरफोर्स के Su-3MKI जो आपका साथ में और C-17 विमान जो है इनके साथ क्या हो रहा है, भारत के जो एयरफोर्स है वो इन विमानों के साथ हिस्सा ले रही है। ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में पूछा जा सकता है भाई। और ये दोनों क्या करेगा भाई, इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य क्या, दोनों उदार शक्ति का, तो दोनों देशों के बीच क्या करेगा, मित्रता को क्या करेगा, मजबूत करेगा। इनकी आपस में मित्रता को मजबूत करने के लिए भी ये युद्ध अभ्यास यहाँ पर आपका किया जा रहा है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं भाई। ये जो IAF है, इंडियन एयरफोर्स है आपकी, इसकी स्थापना की अगर मैं बात करता हूं तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना, चलो बता देता हूं आपको, 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन उस समय जब इसका नाम क्या था, रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। बाद में इसका नाम क्या किया गया, इंडियन एयरफोर्स किया गया। ये याद रखेंगे आप लोग, ये यहाँ से आपके बीच में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, मलेशिया की स्थापना की बात करते हैं तो मलेशिया जो रॉयल मलेशिया है, रॉयल मलेशिया एयरफोर्स की बात अगर हम करते हैं तो वायुसेना की बात करते हैं तो 2 जून आपका 1958 में रॉयल मलेशियाई जो एयरफोर्स है इसकी स्थापना की गई थी। और अभी हाल ही में दोनों देशों के बीच का हुआ युद्ध अभ्यास यहाँ पर हुआ है। अब थोड़ी सी बात करते हैं, देखिए अगर हम युद्ध अभ्यास और इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं, टच द स्काई विद ग्लोरी, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्या आपका आदर्श वाक्य क्या है एयरफोर्स का, तो टच द स्काई विद ग्लोरी, यानी कि गर्व के साथ हम टच करेंगे किसको, आसमान को टच करेंगे। और अभी हाल ही में पीछे जो क्वेश्चन आप लोगों के चर्चा में रहे थे, ऑपरेशन डेजर्ट आपका चर्चा में रहा था। ऑपरेशन डेजर्ट यहाँ पर चर्चा में था, क्यों था, क्योंकि हमने फ्रांस से क्या लिया था, हमने फ्रांस से राफेल लिया था भाई, बड़ा मुद्दा बना था, राफेल लिया था। और राफेल की पहली खैप या पहली राफेल की जो पहली ड्यूटी है
पहली ड्यूटी कहां पर लगाई गई थी? तो हरियाणा के अंदर लगाई थी। 17 गोल्डन एरोस गार्डन, कहां पर भी आपकी 17 गोल्डन एरोस गार्डन के अंदर ड्यूटी लगाई थी। कहां पर? आपका अंबाड़ा के अंदर है, ये भी याद रखेंगे। ऑपरेशन डेजर्ट कहां पर हुआ था आपका? ये तो जैसलमेर बाड़मेर में, यानी कि राजस्थान के अंदर हुआ था। और ये किसके साथ हुआ था? फ्रांस के साथ हुआ था। और इसमें पहली बार हिस्सा लिया था किसने? राफेल के द्वारा पहली बार हिस्सा लिया था। राफेल, अगर मैं इंडियन एयरफोर्स की बात करूं तो तेजस है, तेजस भी हमारे पास है, राफेल भी हमारे पास है, MiG-21 भी हमारे पास है, मिग विमानों की सीरीज हमारे पास है, ठीक है। और भी चेतक है, हेलीकॉप्टर की बात करें चेतक है, चीता है, बहुत सारे हमारे पास, बहुत सारे। अभी फिलहाल हम मजबूत, अगर मैं बात करूं तो मजबूत स्थिति में है इंडियन एयरफोर्स, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि जो वर्तमान में एयर चीफ कौन है, एयर जो चीफ है इनका नाम क्या है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को बीच में लेकर, क्वेश्चन नंबर 6, इसका आप क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई। इसका क्या लेंगे आप लोग? स्क्रीनशॉट, जल्दी करें। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, विभाजन विवेचना स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? विभाजन विवेचना स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहां से आप लोगों के बीच में क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर विभाजन विवेचना स्मृति दिवस, यानी कि जब भारत माता के, यानी कि भारत जो देश था, इस भारत के क्या किए गए भाई? 2 टुकड़े किए गए। किसने किए थे भारत के 2 टुकड़े? तो अंग्रेजों द्वारा 2 टुकड़े किए गए। और आप लोगों को पता भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त को आजाद हुआ था। लेकिन इस आजादी की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी थी भारत को। और क्या किया अंग्रेजों ने क्या किया? और खास तौर पे वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेज चलते हमारे बीच में एक ऐसा बीज बो करके चले गए जो कि आज तक हमारे नासूर बना हुआ है। और एक जो टुकड़ा, भारत का एक छोटा टुकड़ा निकल करके अलग हुआ, जिसे आजकल तुम किसके नाम से जानते हो? पाकिस्तान के नाम से जानते हो। पाकिस्तान के नाम से जानते हो, जिसे दो टुकड़ों में कर दिया गया भारत को, एक टुकड़ा पाकिस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। पाकिस्तान की आजादी की बात करते हैं तो देखिए पाकिस्तान जो आजादी मनाता आपका 14 अगस्त को, यानी कि भारत आजाद करने से एक दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान नाम के एक देश को अलग कर दिया, भारत के टुकड़ों को अलग कर दिया। विभाजन विवेचना स्मृति दिवस। अब जब जो विभाजन के दौरान जो चीजें बिखरी, उधर से जो मुस्लिम लोग, यहां से मुस्लिम लोग वहां गए, वहां से जो हिंदू लोग यहां आए, जो मारकाट हुई, लोगों की जान गई, मारकाट हुई है। साथ में हम बात करते हैं लोगों की संपत्ति लूटी गई है, लोगों के साथ गलत व्यवहार हुआ, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हुआ है। साथ में हम बात करते हैं लोगों ने क्या क्या इधर से उधर जो जान माल जो भी नुकसान हुआ है, यानी कि विभाजन के कारण जो नुकसान हुआ है, जो लोग परेशान हुए हैं, जिन लोगों ने उन समस्याओं को सामना किया है, उनकी समर्थी, उन लोगों के सम्मान में एक दिवस मनाया जाता है जिसे विभाजन विवेचना स्मृति दिवस के रूप में, यानी कि उन लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपनी जान जोखिम में डाली, या जिनकी जान जबरदस्ती एक दूसरे समाज के द्वारा ले ली गई है। और ये आपका कब मनाया जाता है? स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 14 अगस्त को, जिस दिन पाकिस्तान अपना दिवस मनाता, स्थापना दिवस, उस दिन ये विवेचना दिवस भारत में मनाया जाता है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है, यानी कि जो आपका विभाजन या बंटवारे के दौरान जो कष्ट भारत ने उठाए हैं, उन कष्टों को याद किया जाता है। और साथ में हम कहें उनकी स्मृति में एक दिवस मनाया जाता है, तो ये आपका विभाजन विवेचना दिवस। तो पहला विभाजन कब हुआ? भारत में विभाजन हुआ कब था? तो आपको पता 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन किया किसने था? तो क्लीमेंट एटली उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री थे। साथ में जो योजना थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की योजना थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से उसको जाना जाता है। किसके नाम से भाई? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से उसको जाना जाता है। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 में एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद बढ़ते आगे। चलिए भाई ये भी शानदार क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि लोगों को अंगदान करने के लिए मोटिवेट करना, यानी कि लोगों को यह बताने कि अगर आप लोग जैसे लोग मरने के बाद मरने से पहले अपने अंगदान करके जाते हैं, यानी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा अंग अगर किसी की जान बचा दे तो कितनी बड़ी बात है। या तो वो जमींदोज होगा या फिर जला दिया जाएगा उस अंग, और अगर उसी अंग से अगर किसी व्यक्ति की, किसी बहन भाई की अगर जान बच जाती है तो कितनी बड़ी बात है भाई, ठीक है। तो चलिए ये आपका एक दिवस मनाया जाता है, विश्व अंगदान दिवस की हम यहाँ पर बात करते हैं, यानी कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए अंग दान करे, स्वच्छ अंग का दान करे, उसके लिए जागरूक करने के लिए लोगों को एक दिवस मनाया जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? विश्व अंगदान दिवस के नाम से इसको जाना जाता है। कब मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस? हर वर्ष आपका 13 अगस्त है। 13 अगस्त को हर वर्ष आपका
अंगदान दिवस, अंगदान दिवस के रूप में इसको हमें मनाते हैं भाई, विश्व अंगदान दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। उद्देश्य क्या है, लोगों को अंगदान करने के लिए, लोगों को स्वच्छ जो अंग है, अंगदान करने के लिए क्या करना भाई, उत्साहित करना या जागरूक करना, ये भी क्या इसका उद्देश्य है, ताकि दूसरे जो लोगों की जान बचाई जा सके। जो बीमार लोग हैं, बीमार लोगों की क्या करें, बीमार लोगों की जान बचाई जा सके, इसलिए ये आपका हर वर्ष 13 अगस्त को एक विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन आता है आपका बड़ा शानदार सा भाई, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय अंगदान दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है भाई। आपका अंगदान जो दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो याद रखना है ये आपका 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस की बात करें तो 13 अगस्त, राष्ट्रीय अंगदान दिवस की बात करें तो 27 नवंबर को मनाया जाता है भाई। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो अंगदान है आपका, सबसे पहले अंगदान कौन करता है, ये सारी बातें आपके बीच में आ जाएंगी। 1953 में देखिए पहला स्थायी रूप से सफल प्रत्यारोपण किया गया था अंगदान का। 1953 में पहला सफल प्रत्यारोपण यानी कि कोई अंग, एक व्यक्ति का अंग दूसरे व्यक्ति को लगाया गया था। कब लगाया गया था, 1953 में लगाया गया था। क्या लगाया गया था, किसका लगाया गया था, तो देखिए एक मां से 16 वर्ष के बच्चे को एक किडनी ट्रांसप्लांट करी थी भाई, किडनी का ट्रांसप्लांट किया था पहली बार 1953 में। कोई अंग अगर लगाया गया था, आज तो दिल भी लगा रहे हैं, आज तो हम कह सकते हैं फेफड़े का भी ट्रांसप्लांट हो रहा है, आज तो हर शरीर के हर अंग का ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो एक मां ने अपने 16 वर्ष के एक बच्चे को 1953 में किडनी दी थी, वो पहला था भाई। ठीक है, ओके। इसी की अगर हम बात करते हैं दीर्घकालीन सफल गुर्दा प्रत्यारोपण, जो दीर्घकालीन यानी कि लंबे, ये थोड़े समय तक चला था लेकिन लंबे समय तक चलने वाला अगर मैं बात करूं ऑपरेशन की, तो 1954 में जो किडनी दी गई थी, 1954 में अमेरिका में, कहां पर भाई, यूएसए के अंदर रोनाल्ड ली, कौन थे आपके, रोनाल्ड ली ने अपने जुड़वा भाई, किसको, ली हेक को, रोनाल्ड ली हेरिक ने पूरा नाम क्या, रोनाल्ड ली हेरिक ने अपने जुड़वा भाई था, उसका कौन था, रिचर्ड हेरिक को क्या दी थी भाई, अपनी किडनी दान करी थी। किडनी दोनों के दोनों अगर कोई पूछे आप लोगों से, तो पहला ट्रांसप्लांट आपका 1953 में सफल तो हुआ था लेकिन लंबे समय तक नहीं चला था। ठीक है, दूसरा जो लंबे समय तक या दीर्घकालीन चला था आपका 1954 में हुआ था। आपका 1954 में यूएसए के रोनाल्ड ली हैरिक ने अपने जो भाई थे उनके रिचर्ड हैरिक को किडनी, दोनों बार ही अगर पूछे कि विश्व के अंदर पहला ट्रांसप्लांट किस अंग का किया गया था मानव का, तो किडनी का ही किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनता भाई। और इसके लिए सफल करते, और डॉक्टर जोसेफ मेरे द्वारा, किसके द्वारा, डॉक्टर अगर पूछे किसने किया था, तो ये थे आपके डॉक्टर जोसेफ द्वारा ये किया गया था, जोसेफ मरे द्वारा ये किया गया था। बाद में इनको 1990 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए, 1990 में फिजियोलॉजी, किसके लिए, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में क्या दिया गया था, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया है। क्या दिया गया था भाई, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखेंगे, ये भी आपके बीच में शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ठीक है, चलिए 1953 में आपका कहां पर हुआ था ये, तो ये मैं बता दूं आपको, अस्थायी रूप से पेरिस के जीन हेंगम्बर द्वारा, पेरिस में हुआ था। जो पहला माह की बात कर रहा, तो पेरिस हैरिस की यहाँ पर ये बात कर रहा है। एक शानदार क्वेश्चन था आपका, ये भी विश्व अंगदान, राष्ट्रीय अंगदान दिवस की पहले अंगदान की बात करी पेरिस, दूसरे अंगदान कोलंबस के जो 54 में हुआ था, ये अमेरिका के अंदर, ये पेरिस के अंदर हुआ था। याद रखेंगे। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने अंगदान करने चाहिए। इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को एक शिक्षा देने की, यहाँ पे एक बात बोलने की कोशिश करूंगा। स्वतंत्रता दिवस है, विचित्र हो अपना, ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो, आप लोग अपना जितना ज्यादा अंगदान करेंगे, किसी न किसी के लिए आप लोग एक जीवन देने का काम कर रहे हैं। जो जीवन देता कौन है, भगवान देता। तो आप उस व्यक्ति के लिए भगवान बनने की, मैं कह सकता हूं उस व्यक्ति के लिए आप भगवान है। जिस व्यक्ति को, यदि जैसे आप किसी व्यक्ति को जैसे आंख देते हैं, आप अगर किसी व्यक्ति को आंख देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उस व्यक्ति को एक आंखों का जीवन दान दे रहे हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए बीच में क्वेश्चन बन जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपके बीच में है। क्वेश्चन नंबर
7 भाई हो चुका है। अभी 8 की बात करें। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। स्वतंत्रता दिवस की बात हो रही भाई यहाँ पे। तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर के अगर मैं बात करूं आपका, तो भारत का स्वतंत्रता दिवस आपका चर्चा में भी, भारत का स्वतंत्रता दिवस चर्चा में है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाएंगे भाई बीच में, क्या हमें पता है, सबको पता है भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। और इस बार हम कौन सा मना रहे हैं, तो ये आपको पता 75वां आजादी का अमृत महोत्सव यानी कि 75वां स्वतंत्रता दिवस यहाँ पर है, हम मना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात आती है, क्या हमने भारत का जो पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था। अगर क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाता तो ध्यान रखना, स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस की, पूर्ण स्वराज दिवस की अगर मैं बात करूं तो आपका ये मना दिया गया था 26 जनवरी 1930 में पहली बार पहला स्वतंत्रता दिवस भारत का मनाया गया, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। इसकी उद्घोषणा किसने करी थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। थोड़ा सा समय लूंगा भाई इस क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन बड़ा मस्त क्वेश्चन करा के दूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी घोषणा कहां पर, लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का, किसका अधिवेशन था, कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में आपका 31 दिसंबर 1929 को इसकी घोषणा करी गई थी कि आने वाली 26 जनवरी को हम यहां पर पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। आज हम जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, तो हमने वहां से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया। यानी कि 15 अगस्त से लेकर के 26 जनवरी 1930 से लेकर के, और आप कह सकते हो 26 जनवरी 1947 तक हमने पहले ही भी स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस मनाया है। बड़ा शानदार क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सी साल में हमने 2 स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं या 2 पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस है। तो 1947 में मनाए हमने, एक 26 जनवरी को मनाया और एक 15 अगस्त को मनाया, क्योंकि 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ भाई। ठीक है, चलिए अब बात यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के लिए। अगर मैं भारत की स्वतंत्रता की बात करूं तो इसके लिए बड़ी लोगों ने साथ दे दिए, बड़े लोगों ने शहादत दी है। आपने वो लाइन भी सुनी होगी, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों के लिए यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। बहुत से लोगों ने बहुत प्रकार की कुर्बानियां इस स्वतंत्रता के लिए दी हैं। जैसा कि आप लोग आज सुन ही रहे होंगे, कम से कम आज तो सुन ही रहे होंगे। कल की बात कोई नहीं करता, कल कौन स्वतंत्रता को याद कर रहा है। हालांकि सरकार कर रही है, बहुत कुछ कर रही है। जैसे अभी हाल ही में उड़ान योजना थी जो गूगल के साथ वो भी की जा रही थी। हालांकि वो स्वतंत्रता वाले नहीं है, लेकिन जो स्वतंत्र भारत के बाद जिन्होंने योगदान दिया था उनके महत्व को भी दर्शा रहा है। अब चलिए भारत के स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो यहां पर जब भारत स्वतंत्र हुआ किससे, तो ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। ब्रिटेन ने हमें एक नासूर दिया। नासूर क्या दिया, नासूर एक घाव को बोलते हैं, ऐसा घाव जो कभी भरता नहीं, उसको उर्दू भाषा का शब्द है, क्या बोला जाता है, नासूर बोला जाता है। पाकिस्तान बना दिया और टुकड़ा कर दिया। किस योजना के तहत, तो ये थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में विवेका दिवस की बात करता, लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी। लेकिन हम लॉर्ड माउंट को ये बात नहीं कह सकते कि उसी की योजना थी, क्योंकि उस समय जो ब्रिटेन के पीएम थे वो कौन थे, क्लीमेंट एटली साहब थे। एटली, इन्होंने भारत के 2 टुकड़े करने पर सिग्नेचर किए थे कि हाँ भारत के 2 टुकड़े होने चाहिए। लेकिन जैसे भी हो हमें स्वतंत्रता मिली और आज जो देश जिनसे हम स्वतंत्र हुए थे आज वो हमारा गुलाम बनने के कगार पर खड़े हैं। क्यों आपको पता है, ऋषि सुनक साहब इसी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल है। और मैं भगवान से दुआ करता हूं स्वतंत्रता दिवस के दिन कि एक बार जरूर वो हमारे बीच में एक बार प्रधानमंत्री के रूप में, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में वो पहुंचे। और हमें बड़ी खुशी होगी इस बात की कि जो कभी हमें गुलाम या काला लोग कहते थे, आज उनके ऊपर जो वही काले लोग क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो चलिए 75वां जो ये विशेष है हमारे लिए, विशेष किस लिए है, क्योंकि यहां पर 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो ये स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बड़ा ही विशेष है। तो अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, और योजना कौन सी थी, लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी। ठीक, 15 अगस्त 1947 से पहले एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारत का टुकड़ा किया गया है, जिसे तुम जानते हो पाकिस्तान के नाम से आप लोग जानते हो। अब कुछ विशेष बातें बताऊंगा आपको मैं, जो ध्यान रखना भैया आपका। 15 अगस्त को आपका 15 अगस्त 15 अगस्त के दिन और कौन सा देश आजाद हुआ था आपका, तो दक्षिण कोरिया भी आपका 15 अगस्त को, रोचक तथ्य बता रहा हूं मैं आपको मैं, दक्षिण कोरिया आपका आजाद हुआ था। ये भी कब है, 15 अगस्त को। ठीक है, एक कंट्री और 15 अगस्त को आजाद हुआ था। मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूं भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। चलिए दूसरी बात करें, आजादी के बाद भारत ने क्या हासिल किया है। देखिए यूएसए प्लस चीन के बाद विश्व की
तीसरी कह सकते हो विश्व की, थर्ड आप कह सकते हो थर्ड बड़ी अर्थव्यवस्था वर्तमान में कौन है? बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन चुका है? आपका भारत बन चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है? विश्व में यूएसए प्लस चीन के बाद तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में किसको जाना जा रहा है? बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को जाना जा रहा है। शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में। ये भी इसी के साथ बात करें कुंभ मेला। कुंभ जो मेला है, कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मनुष्यों की गैदरिंग यानी कि ह्यूमन गैदरिंग की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन गैदरिंग की यहां पर तो कितनी गैदरिंग हुई थी भैया आपकी? ह्यूमन गैदरिंग या जो सबसे बड़ी जो गैदरिंग थी पिछली बार 7.5 करोड़ लोग इकट्ठे हुए थे भारत के कुंभ मेले के अंदर। ये भी एक हिस्सा लेने के लिए भी दुनिया में सबसे बड़ा। तीसरा जो पॉइंट है देखो, पहला हो गया आपका, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट है सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला विश्व में सबसे ज्यादा रोजगार भारत के अंदर दिया जा रहा है। कौन सा विभाग देता आपका? तो रेलवे। कितने लोगों को दे रहा? 13 लाख लोगों को रेलवे द्वारा विश्व में सबसे ज्यादा आपका रोजगार दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, अगले पॉइंट के पॉइंट नंबर 4 यहां पे नोट कर रहा हूं भैया मैं आपका। पॉइंट नंबर 4 है शतरंज का आविष्कार। शतरंज का जो आविष्कार है, आविष्कार की अगर मैं बात करता हूं तो ये भी किसने किया था? भारत ने किया था, याद रखेंगे भाई। ठीक है, ओके। भारत का गणित में योगदान अगर हम बात करते हैं, भारत का पाई के मूल्य की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, अलजेब्रा की बात करें तो ये सारा का सारा गणित में योगदान। शून्य की बात करें, आर्यभट्ट की बात करें, खगोल विज्ञान की बात करें तो सारा का सारा किसके द्वारा दिया गया? ये भारत के द्वारा दिया गया है। चांद पर पानी की खोज में भारत के चंद्रयान मिशन, अगला 5वां पॉइंट है चंद्रयान मिशन 1 किसके लिए भैया आपका? तो पानी की खोज के लिए किया गया। ये भी आप लोगों के बीच में शानदार क्वेश्चन बनता है। अगर आबादी की बात करूं तो आबादी की बात अगर हम करते हैं आज तो आबादी 130 करोड़ से ज्यादा आबादी चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत की ही है। अगर भारत की बात करूं 15 अगस्त 1947 से रोटी कपड़ा मोर मकान की समस्या को लेने के बाद आपका विभाजन की समस्या को सहन करते हुए, आपकी जो रियासतें थी रियासतों को मिलाने की समस्या को सहन करते हुए गुट निरपेक्षता का निर्माण किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो गुट निरपेक्षता का निर्माण किया उस समय 2 भागों में बटी हुई थी पूरी दुनिया। उस समय हमें अपने आप को सेव करके और आगे प्रोग्रेस करनी थी। उसी समय हमारे साथ धोखा हुआ। धोखा किसने दिया? चीन ने दिया। नारा दिया पहले तो चिन्नी हिंदी भाई भाई, और उसके बाद चसूल दर्रे से कह सकते हो आप, या कह सकते हो कि आप जो जेएंडके में अक्साई चीन के नाम से जिस क्षेत्र को जाना जाता है वहां से भारत के ऊपर आक्रमण किया और दोनों मोर्चों पर भारत को उसने हराया। कह सकते हैं भारत को बहुत भारी नुकसान उसने उस समय पहुंचाया। वो हमारे पीठ पर छुरा मारा गया था। और उसके बाद 65 में जब हमारे अगले प्रधानमंत्री आपके कौन? लाल बहादुर शास्त्री जो बने, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, उन्होंने भी जय जवान जय किसान, क्योंकि उसी समय लड़ाई के बाद तुरंत बाद एक भारी अकाल आया जिसमें अकाल की वजह से भारत में काफी अन्न की कमी हुई। तो उस समय भी हमारे बीच में हमने लड़ाई लड़ी। उसके बाद लड़ाई लड़ने के बाद 1971 में जब इनकी मृत्यु होती तो 1971 में एक मोहन गुड़िया के नाम से जिसको जाना जाता था, जो आपके राम मनोहर लोहिया है, जिन्होंने मोहन गुड़िया की संज्ञा दी थी किसको? श्रीमती इंदिरा गांधी को। उन्होंने वो कमाल किया 1971 में। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद 1974 में उन्होंने क्या करवा दिया? आपका परमाणु प्रशिक्षण कराया और दुनिया को यह दिखा दिया कि हम भूखे रहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी जो सेना, हमारी ताकत के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। हम हमारी सीमाओं की रक्षा करना जानते हैं। ये मैसेज दिया और उसी समय अमेरिका ने हमारे ऊपर क्या लगा दिया? बैन लगाया गया। और वहां से चलते आज मोदी सरकार आपके बीच में है और आज हम 75वां दिवस मना रहे हैं। आज हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे हैं। आज हम अगर बात करते हैं तो आज वो दिन है जब हम हथियारों में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले हैं, अपनी तरफ खरीदने वाले हैं। कह सकते हैं हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश के नाम से भारत को जाना जाता है। लेकिन आज हमारे तेजस की डिमांड हो रही है। आज हम रक्षा से संबंधित जो कह सकते हैं रक्षा के क्षेत्र में भी हम यहां से निर्यात करना हमने प्रारंभ कर दिया। आज भारत एक आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है और ये 75 वर्ष जो हमारे बीच में निकले हैं, इन 75 वर्षों की ये देन है। तो यह आज आजादी का जो दिवस मनाया जा रहा है 15 अगस्त 1947 से लेकर के, और जो आज 75 वर्ष आपके 15 अगस्त 2022 हो रहा है, और ये एक बहुत ही गोल्डन विषय है, ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, बड़ा शानदार क्वेश्चन था। फिर मिलेंगे उज्जवल परिवार की तरफ से ऐसी प्रकार के क्वेश्चन लेकर के। और आज ये आपका 2 दिन का करंट कराने की मैंने कोशिश करी, लगभग पूरा तो नहीं हो पाया है, बट एज पर पॉसिबल मैंने आप लोगों को डिलीवर कर दिया है। अगली क्लास में जो कुछ एक आधा क्वेश्चन बचेगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।